वेरी सैड। अब आज आप लोगों ने बहुत जो है ना डिसअपॉइंट किया मुझे। आई होप आइंदा इस तरह नहीं होगा। अच्छा, जब हम लोग एल्गोरिदम के रेट रेट ऑफ ग्रोथ को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एन की वैल्यू जो है वो हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। वी टेक द वैल्यू ऑफ एन टुवर्ड्स इन्फिनिटी, कि क्या हमारे पास एल्गोरिदम का क्या बिहेवियर होगा व्हेन वी हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन, लेट्स से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस जब हम लोग एन की बहुत बड़ी वैल्यू लेते हैं, मतलब लेट्स से इफ एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ठीक है, जब हम लोग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, और जब हम लोग ये देखते हैं कि एल्गोरिदम एन की बहुत बड़ी वैल्यूज, लेट्स से जब एन हमारे पास इन्फिनिटी है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो एन इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन हम लोग एनालिसिस के लिए एज्यूम करते हैं कि जब एन की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी होगी तो तब हमारे पास ये एल्गोरिदम कैसे बिहेव करेगा। देखें, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना, अभी हम लोगों ने देखा था n टू द पावर 4 प्लस 100n स्क्वायर वाला जो एल्गोरिदम था, उसके अंदर हमने n की वैल्यू सिर्फ 100,000 रखी थी, तो हमारे पास 100n स्क्वायर काइंड ऑफ इनसिग्निफिकेंट हो गया था इन कंपैरिजन टू 10 टू द पावर 4। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि जब n की वैल्यू हम लोग जो है वो ट्रिलियंस, बियॉन्ड ट्रिलियंस, इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं, तो तब तो हमारे पास वो जो 100n स्क्वायर है वो बिल्कुल ही हमारे पास इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ n टू द पावर 4। ठीक है, तो जब हम लोग n की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए अपने एल्गोरिथम्स को एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ठीक है, और इसके अंदर जो है मेन ये है कि अगर हमारे पास एक एल्गोरिदम है, उसकी ग्रोथ जो है वो दूसरे एल्गोरिदम से ज़्यादा है। ज़्यादा होने का क्या मतलब है? जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो एफ एफ ऑफ बी है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू एफ ऑफ ए। तो जब हमारे पास एक एल्गोरिदम की ग्रोथ हमारे पास ज़्यादा है तो अल्टीमेटली फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ एन हमारे पास जो तेज ग्रोथ वाला एल्गोरिदम है वो ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा। ठीक है, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, एसिम्प्टोटिक की समझ आ कि वी डू द एनालिसिस फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के फिर आगे अपने हमारे पास जो है वो इसके जो है वो नोटेशंस हैं। ये बड़ी सिंपल सी नोटेशंस हैं और ये बड़ी यूजफुल नोटेशंस हैं, और बीइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट maybe you can live without programming, maybe। ठीक है, although it is very difficult, क्योंकि जब एल्गोरिदम बनाते हैं उसे आपने इम्प्लीमेंट करके देखना होता है। maybe you can call yourself a computer scientist, but and you do not know and you do not program। ये तो हो बहुत बहुत अनलाइकली है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट और उसने प्रोग्रामिंग ना की हो या उसे प्रोग्रामिंग ना आती हो। लेकिन स्टिल आई वुड से कि एक बोल्ड में स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यू कैन कॉल योर सेल्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट विदाउट विदाउट नोइंग हाउ टू प्रोग्राम। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ठीक है, आप एल्गोरिदम्स को अगर आपको एनालाइज करना नहीं आता, यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रामिंग के बगैर जिंदा रह सकते हैं कंप्यूटिंग की फील्ड में, आप एल्गोरिदम्स के बगैर, उनके एनालिसिस के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस कोर्स के एंड तक ये चीज़ हमारे साथ साथ चलेगी, और फिर जो आपका एल्गोरिदम्स का जो आपके पास कोर्स है और जो आपका जॉब का पहला इंटरव्यू होगा उसके अंदर भी, और फिर मतलब जब कैरियर के अंदर आप एल्गोरिदम्स डेवलप कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपके पास जो है ये टर्म्स आपके साथ रहेंगी। तो ये अब आपके पास जो है ये जो चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं, यू विल कैरी दीज कॉन्सेप्ट्स थ्रू आउट योर लाइफ। यू कैन नॉट लाइक लिव विदाउट दैम। और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी हमारे पास जो है वो यूजफुल चीज़ें हैं, जो हमें अच्छे एल्गोरिदम डिज़ाइन करने, अच्छे एल्गोरिदम्स को यूज़ करने के लिए जो है इनका समझना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर आते हैं। इसके अंदर एक नोटेशन होती है, उसे हम लोग कहते हैं बिग ओ। इस पे भी आते हैं हम लोग, बिग ओ का क्या मतलब है। हमने ये कहा था ना कि एफ ऑफ एन के अंदर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। जिस तरह हम लोगों ने कहा था एफ ऑफ ए जो है उसके अंदर हम लोगों ने कहा था नंबर ऑफ स्टेप्स 30n+8 थे, उसे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट कर लिया था कि दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन। ठीक है,
और फिर एफ ऑफ बी ऑफ एन को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लिया था कि दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, जो जहाँ पे वो एन स्क्वायर प्लस 1 था। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि एक एल्गोरिदम है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब ये है कि वो कितने स्टेप्स ले रहे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन है। और जब हम लोग ये लिखते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ, इसे हम लोग ओ नहीं पढ़ते, इसे हम लोग बिग ओ कहते हैं, ठीक है। एमएससी बीएस के अंदर सॉरी आप लोग जो है वो बिग ओ थीटा और बिग ओमेगा इसके ऊपर रहेंगे, लेकिन जब आप अगर आप हायर स्टडीज करते हैं तो फिर आपके पास जो एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है उसके अंदर आप स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ इस कोर्स के लिए, आगे एल्गोरिथम्स कोर्स के लिए आपके पास जो बिग ओ नोटेशन है इट इज गुड एनफ। मे बी यू ऑल्सो लर्न अबाउट स्मॉल ओ, लेकिन ज़्यादा जो है वो हम लोग बिग ओ यूज़ करते हैं। अच्छा, बिग ओ जो है वो हमारे पास जब हम लोग ये लिखते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। अब मेरे जहन में ये अपने अपने जहन में आप ये रखें कि जिस तरह एफ ऑफ एन जो है वो हम लोग कह रहे हैं एन है, ठीक है, उससे हम लोग कह देते हैं कि ये एन है, ठीक है। और जी ऑफ एन जो है वो हम लोग कह देते हैं कि जी ऑफ एन जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एन जो है वो प्रॉब्लम साइज जब एन है तो वो हमारे पास एन स्टेप्स ले रहा है, जी ऑफ एन जो है जब हमारे पास प्रॉब्लम साइज एन है तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास एन स्क्वायर स्टेप्स ले रहा है। जब हम लोग ये कहते हैं कि एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें तो एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, इसका ये मतलब है। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं ताकि जो है वो चीज़ें ज़्यादा रिलेट कर सकें जो अभी तक हम लोगों ने किया उसके साथ। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी टाइम्स जी ऑफ एन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो एल्गोरिदम ए है इसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो ये जो एफ ऑफ एन है इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होंगे सम कांस्टेंट टाइम्स एन स्क्वायर, सम कांस्टेंट टाइम्स जी ऑफ एन, ठीक है। ये मैंने ये बिग ओ को ट्रांसलेट कर दिया है लेस देन और इक्वल टू में। इसका मतलब क्या है, पहले आते हैं कि सी हम लोगों ने क्यों लिया है। अब आपको ये पता है कि जब हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यूज ली थी एफ ऑफ एन वो हमारे पास था 30n+8 था, जी हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 था। तो ये हमेशा इस तरह नहीं होता कि हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन से छोटा, जिस हम लोगों ने कहा था 30 तक जो है वो एफ ऑफ एन कम स्टेप्स ले रहा था, जी ऑफ एन ज्यादा स्टेप्स ले रहा था, 30 के बाद जो है वो जी ऑफ एन ज्यादा स्टेप्स ले रहा था, एफ ऑफ एन कम स्टेप्स ले रहा था। तो जस्ट उस चीज को कैटर करने के लिए कि एक सर्टन स्टेप्स तक जो है वो हमारे पास फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ एन हमारे पास एक जो एफ ऑफ एन है वो हमारे पास ज्यादा स्टेप्स ले सकते हैं जी ऑफ एन से, तो हम लोग क्या करते हैं जी ऑफ एन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी जो है ना ये बेसिकली उस चीज को हैंडल कर रहा होता है जो हमारे पास 30n के साथ या +8 है या जी ऑफ एन के अंदर हमारे पास +1 था। तो ये जो है ना उन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, उनके लिए होता है, ठीक है। इन जनरल ये होता है कि हम लोग जब ये कहते हैं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, तो इसका ये मतलब है कि एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन के इक्वल या उससे कम स्टेप्स ले रहा है, प्लस टू बी वेरी प्रिसाइज हम लोग उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वी वुड सी के अल्टीमेटली दिस वी डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन टू दिस कांस्टेंट। ये जस्ट हमारे पास जो है वो चीज़ों को प्रिसाइज रखने के लिए होता है। जब हम लोग जब अपने एल्गोरिदम्स को एनालाइज करते हैं ना, जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि जो इस एग्जांपल में जो एफ ऑफ एन है इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास बिग ओ ऑफ एन का एल्गोरिदम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो 30n+8 है, दिस इज बेसिकली 30n+8 इज लेस देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स n, विच मेक सेंस कि हम लोग जो है वो ये जो 30 से n को मल्टीप्लाई करें और 8 उसके अंदर ऐड करें, इसको हम लोग इस कांस्टेंट से जो है वो डील कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये जो एफ ऑफ एन है ये हमारे पास जब हम लोग कहते हैं कि बिग ओ ऑफ एन एल्गोरिदम है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास सी टाइम्स एन से कम स्टेप्स या सी टाइम एन स्टेप लेगा या उससे कम स्टेप्स लेगा, इससे ज़्यादा स्टेप्स वो नहीं ले सकता, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि हमारे पास जो है
ये जो है वो हमारे पास n स्क्वायर स्टेप्स ले और राइट साइड पे हमारे पास ऑर्डर n हो, इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि जी ये जो एल्गोरिदम है ये ऑर्डर n का है, इसे जस्ट बिग O ऑफ n को हम लोग ऑर्डर n भी कहते हैं, ऑर्डर n का हमारे पास ये एल्गोरिदम है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये c टाइम्स n एट मोस्ट इतने स्टेप लेगा या इससे कम स्टेप्स लेगा। जिस तरह एफ बी ऑफ एन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर एन स्क्वायर का एल्गोरिथम है, ठीक है। अब से हम लोग इसको ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर एन स्क्वायर का हमारे पास एल्गोरिथम है। जब हम लोग ये कहते हैं कि जी ये ऑर्डर एन स्क्वायर का एल्गोरिथम है, तो इसका ये मतलब है कि ये सी टाइम्स एन स्क्वायर स्टेप्स लेगा या उससे कम स्टेप्स लेगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने चीज़ों को जो है वो कहाँ से शुरू किया था, इतनी लंबी चौड़ी हम लोगों ने ये इतने लंबे चौड़े हम लोगों ने रिजल्ट्स निकाले थे कि जी C1 प्लस C2 प्लस C2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू, मतलब इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखी थी। जब हम लोग इसको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, कॉन्स्टेंट्स निकाल दो इसमें से, ठीक है। फिर इसके अंदर से जो है वो n की जो हाईएस्ट टर्म है वो देख लो, तो ये हमारे पास n प्लस 1 टाइम प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बनता है। तो हाईएस्ट जो टर्म बनती है वो हमारे पास n स्क्वायर बनती है। ऑफ कोर्स हमारे पास ये टू एन स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर से भी जो है 2 को जब हम लोग निकालेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास n स्क्वायर बन जाएगा। तो इस सारे को जब हम लोग एसिम्प्टोटिकली लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये जो एल्गोरिदम है, ये जो फॉर लूप है, ये हमारे पास ऑर्डर n स्क्वायर की फॉर लूप है, ठीक है। ऑर्डर n स्क्वायर की फॉर लूप है। इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास ये जो नेस्टेड फॉर लूप्स है, ये हमारे पास c टाइम्स n स्क्वायर स्टेप्स या उससे कम में सॉल्व हो जाएगी। सी को भी हम लोग अपने एनालिसिस में से जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर सी को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जी ऑर्डर एन स्क्वायर है। हाँ, इंटरनली हमें पता होता है कि ऑर्डर एन स्क्वायर का मतलब ये है कि सी टाइम्स एन स्क्वायर एट मोस्ट इतने स्टेप्स लगेंगे या इससे कम स्टेप्स लगेंगे। तो अब देखो इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन को हम लोगों ने सिर्फ रिप्लेस कर दिया ऑर्डर एन स्क्वायर से, और ऑर्डर एन स्क्वायर देख के हमें पता चल गया कि ये हमारे पास जो है वो रफली एन स्क्वायर स्टेप्स या उससे कम स्टेप्स जो है वो ये एल्गोरिदम जो है वो लेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज डू आस्क। ये चीज आपने आगे पूरी जिंदगी अपने लेके चलनी है जी। एनी क्वेश्चन? सर ये बिग O के बारे में थोड़ा सा फिर बता दें, थोड़ा सा ठीक।